हेलो एंड दिस इज़ नाहिद खान। एक बार फिर से आ गई है आप लोगों के सामने ओसीएम का एक नया टॉपिक लेकर। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे मैच द करेक्ट पेयर्स। आप लोगों को आसानी हो इसीलिए आप लोग देख सकते हो जो रेड किया है वो उसका करेक्ट ऑप्शन है, जो येलो है हाईलाइटेड वो उसका करेक्ट ऑप्शन है, लाइकवाइज स्टाफिंग जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मेरे लिए यहाँ पे मार्क करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था तो मैंने करेक्ट आंसर को मार्क कर दिया, हाईलाइट कर दिया। मैं अलग से पीडीएफ मैंने नहीं बनाया था कि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो प्लानिंग आ गया, मैंने आंसर क्या बताया है। प्लानिंग में डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू। बेसिकली प्लानिंग का मतलब यूज होता है स्टूडेंट की डिसाइडिंग इन एडवांस। यहाँ पे एडवांस वर्ड आ गया। एडवांस में हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी काम हमें करना क्या है, करना है तो कब करना है, कैसे करना है, ठीक है, और कौन इस काम को करेगा। लाइकवाइज, ठीक है। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आपने पिकनिक प्लान की है तो ऑब्वियसली आप लोग डे डिसाइड करोगे, वेन्यू डिसाइड करोगे, कहाँ पर आपको जाना है, फिर किस तरीके से आप लोग ट्रैवलिंग वे डिसाइड करोगे, टाइमिंग डिसाइड करोगे, बजट डिसाइड करोगे, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग अगर सिंपल वर्ड में मैं कहूँ स्टूडेंट तो होता है अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स अरेंजमेंट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है सी, डिसाइड द वेज एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज़ बीन प्लान। तो आपका जो प्लानिंग के बाद में जो भी आपको रिसोर्सेज अवेलेबल, रिसोर्सेज अरेंज करने हैं, सॉरी नॉट अवेलेबल, जो भी रिसोर्सेज यू हैव टू अरेंज, दैट अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। और मैं आपको बता दूं मैनेजमेंट फंक्शन में ऑर्गेनाइजिंग जो होता है वो सेकेंड स्टेप पे आता है स्टूडेंट। देन आता है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफिंग जैसे मैंने बताया था। स्टाफिंग जहाँ पे भी आ गया इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन। तो देखो ह्यूमन मैंने बोला था आपको ह्यूमन रिसोर्स, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, रिक्रूट करना, एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करना, उनको प्लेस करना, प्लेसिंग एंड रेम्यूनरेटिंग। प्लेसिंग करना मतलब कि उनको प्रॉपर प्लेसमेंट देना, जॉब अपॉर्चुनिटी देना। लाइक मैंने बोल दिया कि सी दिस इज अकाउंटेंट, नाउ इट इज़ योर जॉब, ठीक है। या फिर जो भी सबको अपना एक प्रॉपर प्लेस देना, आप सेल्समैन की जॉब करोगे। एंड रेम्यूनरेटिंग मीन्स टाइम टू टाइम उनको सैलरीज और वेजेस देना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग जो हुआ हमारा उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इट इज़ एन इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। जब भी कोऑर्डिनेशन की बात आएगी तो आप सिंक्रोनाइजेशन वर्ड ध्यान में रखना ऑफ द एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप। अगर नहीं समझ में आया तो अगर हम ग्रुप डांस देख रहे हैं, ग्रुप परफॉर्मेंस को ही देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर वो जो डांस परफॉर्मेंस है वो हमें अच्छा नहीं दिखेगा। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में सभी को अच्छा परफॉर्म करना है। तो अगर सपोज लेट्स टेक द एग्जांपल, सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है और इन्वेंट्री डिपार्टमेंट है। अगर हमें अच्छे से काम करना है, दीज थ्री आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओनली, तो ये तीन ही डिपार्टमेंट को अच्छा करना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट अच्छा करे या परचेज डिपार्टमेंट अच्छा करे या इन्वेंट्री डिपार्टमेंट, क्योंकि एनीवेज एनी हाउ ये सभी को कोऑर्डिनेट करके ही ये लोग ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। सो इसीलिए जहाँ पे भी ग्रुप एक्टिविटी होती है, ग्रुप की बात होती है, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। तो कोऑर्डिनेशन मतलब बेसिकली आप सिंक्रोनाइजेशन, देखो ये छोटे छोटे से जो है, जो ये टैग लाइन आप बोल सकते हो। तो ये जो वर्ड्स है उससे आप समझिए। स्टाफिंग जब आएगा तो मैंने ह्यूमन नेचर बोला, तो हम ह्यूमन का ही सिलेक्शन करते हैं, उनको प्लेसमेंट देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, ये सारी चीज़ें। सिमिलरली कोऑर्डिनेटिंग मैंने आप लोगों को बता दिया, सिंक्रोनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो आपका ऑर्गेनाइजिंग में हमने देखा था मीन्स डिसाइड करना ना कैसे हम करेंगे। लास्ट आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्ट करना मतलब बेसिकली स्टूडेंट आप किसी को गाइड ही करोगे, ये रहा। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग। तो फिलहाल के लिए मैं जो कर रही हूँ वो मैं आपको गाइड ही कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ। आपकी टीचर आपको मोटिवेट कर सकती, कोई भी तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। मैं आपको डायरेक्शन दे रही हूँ ना कि आपको आंसर ऐसे करना है, ये आंसर करना है। तो आप किसी को इंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, किसी को गाइड कर सकते हो, बता सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका डायरेक्टिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम इंपॉर्टेंट वन, गैप फिलिंग फंक्शन। गैप फिलिंग फंक्शन का हमारा आंसर है एंटरप्रेन्योरशिप। एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हमारा यहाँ पे गैप फिलिंग फंक्शन मतलब कि स्टूडेंट जो नॉलेज है, जो नॉलेज गैप है, यहाँ पे नॉलेज गैप की बात हो रही है। सो विद द हेल्प ऑफ, फॉर एग्जांपल मेरे पास बिजनेस आइडिया है लेकिन आई डोंट नो हाउ टू कंडक्ट दैट बिजनेस। सो
With the help of entrepreneurship, with the help of study, I will get the idea to conduct that business and I may continue that business in future. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा एंटरप्रेन्योर, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है सेल्फ मोटिवेटेड. अगर आप फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर देखोगे तो उसमें आपको वन ऑफ द फीचर दिखेगा कि एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी सेल्फ मोटिवेटेड. नेक्स्ट आता है हमारा एग्रो टूरिज्म, ये रूरल टूरिज्म में आता है. नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी लेटेस्ट नॉलेज, ये टेक्नोलॉजी से हमें लेटेस्ट नॉलेज मिलती है. एंड स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, मैंने इससे पहले वाले में आपको रीराइट दी सेंटेंस में आपको फिलअप्स में बता दिया था कि जो स्टार्टअप इंडिया कंसेप्ट था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था इन 2016. तो आप लोग ये ईयर भी याद रखिएगा. ओके, चलिए फिर जो नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन, और आई थिंक सो 3 ही नहीं है और भी है. ठीक है, अब आ जाते हैं हम. हेनरी फ्योल दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, नेचर और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो हेनरी फ्योल का जो आंसर है, मैंने देखो आपको कहा था, जो हेनरी फ्योल है वो क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है. यहीं पे अगर F.W. टेलर होता तो वो होता फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो आप याद रखिए, देखिए F.W. टेलर. कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, मत नहीं होना कंफ्यूज. नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड वन प्लान. प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि सिंपल, देखो सपोज ये वन हेड है और ये जो हेड है ये बहुत सारे प्लान के साथ में अपने जो एम्प्लॉयज़ है, सबऑर्डिनेट है, उनको गाइड कर रहा है, तो वो रॉन्ग होगा स्टूडेंट. प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि एक हेड के अंडर एक ही प्लान होना चाहिए. चलो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो ये सुपीरियर है और ये सबऑर्डिनेट है. ठीक है, ये 3 सबऑर्डिनेट है. तो सीन इज दैट कि ये जो सबऑर्डिनेट है, दिस सबऑर्डिनेट इज गेटिंग, और ये सुपीरियर है, ये सबऑर्डिनेट, दिस सबऑर्डिनेट इज गेटिंग ऑर्डर फ्रॉम दिस सुपीरियर and this superior as well. Again same, this subordinate is getting order from this. Again this subordinate employee, subordinate मतलब employees, is also getting order from these 3 subordinate superiors. So this will create confusion student. अच्छा कब होगा कि ये 2 subordinate है और ये एक superior है. So these two know that they will get the order from this superior only. Again same, ये superior है और ये सबऑर्डिनेट है, तो इन्हें पता होगा कि इनको जो ऑर्डर देगा इन सबऑर्डिनेट को, ये जो ये बॉस है, ये सुपीरियर है, यही है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन के चांसेस नहीं होगा. तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है स्टूडेंट कि यूनिटी, खैर फिलहाल तो ये आंसर है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये कहता क्या है. प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि देयर मस्ट बी वन बॉस फॉर one employee, or the employee should get order from single superior. एम्प्लॉय को ऑर्डर जो होना चाहिए वो सिंगल सुपीरियर से मिलना चाहिए, मल्टीपल सुपीरियर से नहीं मिलना चाहिए, मल्टीपल बॉस से नहीं मिलना चाहिए. नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. इट इज यूनिवर्सल इन नेचर, जनरल गाइडलाइन दिया हुआ है. ठीक है, वो वाला फीचर नहीं दिया हुआ है. सो बेसिकली नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये है स्टूडेंट कि जनरली गाइडलाइंस है विच वी हैव टू फॉलो. जैसे हम हमारे कॉलेज के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो जनरल गाइडलाइन है स्टूडेंट. आपको पहले चैप्टर में ही मिल जाएगा OCM के. देन है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, ये अगेन हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल में से एक है स्टूडेंट. प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव होता है टू वर्क इन एन इनोवेटिव वे, मतलब इनिशिएट करना, किसी भी चीज़ के लिए इनिशिएट करना. आप खुद से इनिशिएट कर रहे हो, आप टेकिंग फर्स्ट स्टेप. ठीक है, आप काम को आप बार बार खुद से इनिशिएटिव लेते हो एंड यू ऑलवेज कम अप विद द न्यू एंड इनोवेटिव आइडिया. तो जब भी इनिशिएटिव वर्ड आएगा तो आपको इनोवेशन याद रखना है, वेज याद रखना है. ठीक है, टेकिंग फर्स्ट स्टेप याद रखना है, पहला स्टेप लेना याद रखना है. देन प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, अगेन ये हेनरी फ्योल का ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स. प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहता है कि एम्प्लॉयज एंड सुपीरियर ऑल्सो शुड रिस्पेक्ट एंड ओबे द रूल्स. एग्जाम्पल, अगर मैं मैनेजर हूँ और आप लोग मेरे एम्प्लॉय हो, सो इफ आई एम कमिंग ऑन टाइम देन ओनली आई विल इंस्ट्रक्ट यू टू कम ऑन टाइम. ऐसा नहीं कि मैं बॉस हूँ तो मैं ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करूँगी, वो चीज़ मुझ पर भी एप्लीकेबल है, चाहे हम सुपीरियर हो, चाहे हम सबऑर्डिनेट हो, चाहे हम बॉस हो, चाहे हम एम्प्लॉय हो. ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं हम फोर्थ वन है हमारा, ये इंश्योरेंस वाले चैप्टर से है। स्प्रिंकलर पॉलिसी मैंने आंसर मार्क किया है फायर इंश्योरेंस, यस फायर इंश्योरेंस में आएगा ये आपका। नेक्स्ट है चाइल्ड इंश्योरेंस सूटेबल फॉर चिल्ड्रन, ये बहुत इजीली आप लोग आंसर मार्क कर लोगे। मनी बैक पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी में क्या होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी में अ रेगुलर परसेंटेज ऑफ द सम अश्योर्ड। मनी बैक पॉलिसी में एक रेगुलर इंटरवल पे आपको एक परसेंटेज फिक्स होता है, से 10%, सपोज 1 ईयर और 6 मंथ, तो हर 6 महीने पे या 1 साल पे आपको वो 10%, आपको वो जो अमाउंट है जो आपने सम अश्योर्ड किया है उसके ऊपर 10% मिलता रहेगा। नेक्स्ट आता है क्लेम मतलब होता है हमारा किसी चीज़ के ऊपर दावा करना, तो बेसिकली यहाँ पे डिमांड हो गया, मेड बाय द इंश्योर्ड टू इंश्योरर फॉर लॉस अकर्ड ड्यू टू मिसहैप्स। इंश्योर्ड कौन होगा, द पर्सन दोज हु हैव टेकन द इंश्योरेंस पॉलिसी, और इंश्योरेंस कौन होगा, द इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी। अगर नहीं समझ में आ रहा, सपोज मैं इस केस में होंगी इंश्योर्ड, और जो इंश्योरेंस कंपनी होगी, सपोज मैंने स्टार हेल्थ पॉलिसी ली है, तो इंश्योरेंस जो कंपनी होगी वो होगी इंश्योरर। सो यहाँ पे जब मैं क्लेम करूँगी तो वो क्या होगा, बेसिकली मैं डिमांड करूँगी इंश्योरर से, इंश्योरेंस कंपनी से कि भाई मुझे लॉस हो गया है, आप मेरे लॉस को कॉम्पेंसेट करो। तो बेसिकली क्लेम मतलब होता है हम कॉम्पेंसेशन के लिए, भरपाई के लिए क्लेम कर रहे हैं। एंड इंश्योरेंस का मतलब है प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस। हम इंश्योरेंस लेते ही है ताकि हम जो हमारे फाइनेंशियल रिस्क है, लॉसेस है, हम उसे कम कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, और ये शायद से ये लास्ट वन है हमारा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से है आपका, नॉट लेस देन 2 मेंबर्स। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 2 लोग से ज़्यादा मेंबर्स, मतलब नॉट लेस देन 2 मेंबर्स मतलब उसमें एक चेयरमैन और एक मेंबर हमारा होना ही चाहिए, इन टोटल 3, एक तो चेयरमैन होगा प्लस 2 मेंबर्स होना चाहिए। आप लोगों ने नंबर ऑफ मेंबर्स किया होगा तो आप लोगों को याद होगा। और नॉट लेस देन 4 मेंबर जो है वो हमारा नेशनल कमीशन में है। देन आता है हमारा कंज्यूमर वेलफेयर फंड। कंज्यूमर वेलफेयर फंड में है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो कंज्यूमर वेलफेयर के लिए कुछ फंड करे ताकि वो लोगों को, कंज्यूमर्स को टाइम टू टाइम, देखिए यहाँ पे आंसर भी आ गया है ये वाला, ठीक है, टाइम टू टाइम एजुकेट करने के लिए कुछ फंड इकट्ठा करें। बट फिलहाल याद रखना कंज्यूमर वेलफेयर फंड की जो जिम्मेदारी होती है वो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की होती है। देन आ गया हमारा राइट टू चूज़, ये हमारे राइट्स ऑफ कंज्यूमर में से एक है। राइट टू चूज, फ्रीडम टू सिलेक्ट एन आर्टिकल एज पर द रिक्वायरमेंट। नहीं समझ में आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे टूथपेस्ट लेना है तो यहाँ पे कोलगेट है, यहाँ पे मिसवाक है और यहाँ पे डाबर रेड टूथपेस्ट है, तो मैं जाती हूँ तो सेल्समैन मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं आप डाबर रेड लो या फिर नहीं आप मिसवाक लो या फिर आप कोलगेट लो। मैं टोटली फ्री हूँ टू चूज़ एनी वन अमंग दीज 3 ऑप्शन, ठीक है। सो राइट टू चूज़ हमें ये राइट देता है, एंड दिस इज वन ऑफ द राइट ऑफ द कंज्यूमर स्टूडेंट। देन है नेशनल कमीशन, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, इसमें नॉट लेस देन 4 मेंबर्स होना चाहिए। यहाँ पे कुछ सीन ऐसा है 1+4, एक हमारा चेयरपर्सन होगा और बाकी के जो होंगे वो 4 मेंबर्स होंगे। एंड नेक्स्ट है, लास्ट है ग्राहक शक्ति। ये जो है ये एक एनजीओ स्टूडेंट, एंड एनजीओ जो कंज्यूमर्स को एजुकेट करने के लिए अपने एफर्ट करती रहती है। सो इस वीडियो में इतना ही, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग 1 वर्ड स्टूडेंट। और भूलना नहीं, आप लोग प्लीज़ चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन में, मैं आप लोगों को पीडीएफ का लिंक देती जा रही हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और लास्ट में बनने के लिए थैंक यू। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।